जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का GLCIS के इस ऑनलाइन मंच पर। और हम लोग लगातार जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है स्वास्थ्य वाला जो पोर्शन है यूनिट नंबर 5 पेपर सेकेंड पार्ट बी, और उसी में आज हम लोग आगे और भी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है ना, मैंने बताया है आपको कि पिछले 2014 से लेकर, देखिएगा 2014 से लेकर 2020 तक के जितने भी मेंस हो चुके हैं, उन सभी मेंस के आपको क्या निकाल लेने हैं, अपने को जो पेपर है उनको देखना है बार बार। और वहाँ आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो मिशन है, इस प्रकार के जो अभियान है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, लगातार उन पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको उसी दृष्टिकोण से, उसी थीम पर, उसी अप्रोच के साथ में तैयारी करने की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो है वो शहरी स्वास्थ्य मिशन है। ग्रामीण हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वर्ष 2013 में आया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी गरीबों, देखिए इनका फोकस किस पर है, शहरी गरीब। आपको सिर्फ ये फोकस करते जाना है कि वो योजना क्या है, कब से शुरू हुई, उसका लाभार्थी कौन होगा, लक्षित ग्रुप क्या होगा, उसका वित्त कौन देगा, उसका दायरा कहाँ कहाँ तक होगा, उसमें कौन कौन से कार्यक्रम या सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसमें क्या क्या सरकार ने उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं और आप उनकी कमियों को दूर करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। बस इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी गरीबों, मुख्यतः मलिन बस्तियों में जीवन यापन कर रहे शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। तो ये जो BPL से नीचे है ना, और ख़ास करके मलिन बस्तियां यानी जो स्लम्स होती हैं, जो गंदी बस्तियां स्लम वगैरह होती है, वहाँ पर जो गरीब हैं उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके, इसको टारगेट करते हुए ये मिशन लाया गया है। बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों एवं अन्य शहरी गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ इसमें संचालित की जाएंगी। यानी कि जितने भी जो गरीब बस्तियाँ हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इंदौर में भी आप ये देख सकते हैं, बड़े जो शहर है मुंबई, आप वहाँ देखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी जो गंदी बस्ती है या जो मलिन बस्ती मानी जाती, धारावी है वो। तो इस प्रकार की बस्तियों में जो लोग हैं, उनके सामने या उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल सके, क्योंकि वहाँ पर उनकी जीवन शैली, उनकी आय का स्तर इतना कम होता है कि उनकी ये हानि, उनके स्वास्थ्य की हानि की संभावना लगातार बनी रहती है। तो उसमें सुधार करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शहरीकरण के अंतर्गत गरीब बस्तियों में खास ध्यान दिया जाएगा ताकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकें, तभी सबके लिए स्वास्थ्य का जो नारा है भारत सरकार का वो सार्थक हो सकेगा। आइए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शहरी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, यानी उसकी मैनेजमेंट यूनिट क्या होगा। तो राज्य स्तर पर शहरी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ इकाई का गठन किया गया। देखिए क्या नाम है इसका, एक प्रकोष्ठ है, एक इसकी विंग होती है जिसका नाम क्या है, राज्य स्तर पर शहरी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ यानी कि अर्बन हेल्थ विंग, इसका गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत स्वीकृति अनुसार मानव संसाधन की नियुक्ति प्रक्रिया राज्य स्तर से प्रारंभ कर दी गई। यानी कि राज्यों के ऊपर है, यानी इसका जो क्रियान्वयन है, आपको इतनी बात पकड़नी है यहाँ से दोस्तों कि इसके जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, तो वो राज्य सरकारों पर है। वो राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो इसका क्रियान्वयन किस तरीके से करेंगे। इसी के अंतर्गत शहरी आशा की भी बात आती है कि प्रदेश में शहरी आशाओं का चयन और प्रशिक्षण किया जा रहा है। यानी कि जो आशा कार्यकर्ता होती है ना, आशा, तो ये आशा कार्यकर्ता जो होती है, इसका प्रशिक्षण जो है वो किया जाता है। और शहरी आशा का चयन मलिन बस्तियों में कार्य करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि जो भी स्लम्स वगैरह हैं वहाँ पर खास करके स्त्रियों और बच्चों से संबंधित जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकती है, जो भी उनके आवश्यकता की चीज़ें हो सकती है, उनसे जुड़े हुए जो कार्यक्रमों की जानकारी हो सकती है, वो उन तक पहुँचाने के लिए इस मिशन का प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक मलिन बस्ती की प्रति 1000 जनसंख्या पर एक शहरी आशा का चयन किया जाएगा। यह आपको याद रखना, ये रेशो कितना रहेगा, 1000 जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता। शहरी, देखिए इसको थोड़ा सुधारेंगे, शहर का शकर का है, शहरी आशा मलिन बस्ती की निवासी होगी, वहीं की वो स्थानीय निवासी भी होगी। ऐसा इसलिए
क्योंकि जो लोकल एरिया का निवासी होता है उसको उसी स्थानीय स्तर की सभी समस्याओं की जानकारी बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से होती है। अपने कार्य क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन, देखिए उसके क्या क्या कार्य होंगे, तो रजिस्ट्रेशन करना जन्म एवं मृत्यु का, टीकाकरण, प्रसव पूर्व एवं पश्चात जांच, ग्रह आधारित नवजात शिशु भेंट तथा टीकाकरण एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य गतिविधियों को संपादित वो करेगी, यानी कि ये सब उसके कार्य होंगे। तो ये आप लोगों से 3 मार्कर में भी आ सकता है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका नियुक्ति और प्रशिक्षण जो है वो किया जाएगा शहरी के लिए, वो वहीं की स्थानीय निवासी होगी और उसके कार्य क्या क्या होंगे वो आपके सामने है, और इसका रेशो 1000 जनसंख्या पर 1 का होगा। आगे देखिए क्या इसमें देखने को मिलता है कि शहरी आशा को ग्रामीण आशा की तरह ही कार्य आधारित मानदेय प्रदान किया जाएगा। कार्य आधारित मानदेय का मतलब है उनकी जो भी सैलरी मिलती है वो उनके वर्क पर आधारित होती है। प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालय हेतु 4200 शहरी आशाओं का चयन किया जाना है। वर्तमान में 3800 का चयन किया जा चुका है, लेकिन जिसमें से भी 3347 आशाओं का प्रशिक्षण भी हो चुका है पूर्ण, यानी उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। प्रशिक्षित आशाओं का कार्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पहुंच शहरी गरीब बस्तियों में रहने वालों तक बढ़ाना है। ये कार्य इनके होंगे, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, बड़े कॉमन काम है, यानी कि यही काम जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आशा कार्यकर्ता करती है वही के वही काम शहरी क्षेत्रों में और खास करके स्लम्स में यानी मलिन बस्तियों में शहरी आशा कार्यकर्ता को सौंपे गए हैं। आगे बात कर लेते हैं महिला आरोग्य समिति। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज़ है। सामुदायिक एकत्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एकल एवं सामूहिक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सहभागी प्रयास द्वारा स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इस पर ध्यान देना आपको, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर ढांचे में है ना, ये ढांचा यानी कि उसकी संरचना होगी, महिला आरोग्य समिति के गठन को शामिल किया गया है। अतः ये क्या होता है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की कार्यसूची के दृष्टिगत महिला आरोग्य समिति का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न शहरों में कुल वर्ष जो 2015-16 की स्वीकृति के अनुसार 2000 महिला आरोग्य समितियां गठित की गई है। अब देखिए इनका नाम ही लग रहा है, खास करके महिलाओं में होने वाले जो रोग होते हैं, जो उम्र के अनुसार या उनकी जो अवस्था होती है, जैसे कि गर्भावस्था, माहवारी की अवस्था, उसमें होने वाले जो रोग और जो भी उनकी शारीरिक परेशानियां होती है, साथ ही जो बच्चा होता है नवजात शिशु खास करके, उसके लिए जो भी समस्याएं होती है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ सरकार प्रोवाइड कर रही है, जो भी योजनाएं और कार्यक्रम है जिनका क्रियान्वयन होना है, उन सब के बारे में जो है जानकारी भी वो आम जनता तक पहुंचा पाए। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या क्या होते हैं, तो प्रत्येक 50,000 की आबादी पर, ये आपको याद रखना, देखिए वो भी 30 से 50,000 पर था, ये भी 30,000 तक की आबादी पर था, वो ये भी 50,000 की आबादी पर है, और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। ये ऐसे स्थानों अथवा मलिन बस्ती के पास किराए के भवन में स्थापित किए जा रहे हैं जहां पूर्व से कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी मिशन के तहत हो रहा है। वर्ष 2014-15 में 136 शहरी स्वास्थ्य केंद्र संस्थाओं का उन्नयन और पुनर्स्थापन कर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। मानव संसाधन की बात करें, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर्स और जो भी हैं, जो भी यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स लगेगा उसकी बात करें तो उसके लिए भी फुल टाइम डॉक्टर है ना, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पार्ट टाइम डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, MIS, ANM आउटरीच सेवाओं के लिए स्वीकृति किए गए हैं। यानी कि इनको आउटरीच सेवाओं का मतलब होता है इनको बाहर से यानी कि प्राइवेट सेक्टर से भी इनको बुलाया जा सकता है। चयन वाइकन इंटरव्यू के माध्यम से जिला स्तर पर किया जा रहा है, यानी कि हर जिला स्तर पर शहरों के लिए इनका भी चयन होने वाला है, चयन किया जा रहा है। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये 5 लाख से अधिक शहरी आबादी वाले शहरों में 25,000 या माफ़ कीजिएगा 2.5 लाख शहरी आबादी पर एक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जानी है। वर्तमान में प्रदेश में 5 नवीन UCHC इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत भूमि का चयन
का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है, यानी कि ये 5 जिलों के आपको याद रखने हैं नाम। इन 5 जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना प्रति 2.5 लाख की जनसंख्या पे होने वाली है। आगे बात करें विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां, जैसे कि क्या क्या है, विश्व क्षय दिवस होता है, यानी कि जो टीबी से रिलेटेड है, महिला दिवस है, विश्व जल दिवस है, जल स्वच्छता का संदेश होता है, विश्व शिशु एवं स्वास्थ्य माता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, यानी कि नियमित अनुश्रवण का मतलब होता है उसकी मॉनिटरिंग करना, और मूल्यांकन का मतलब होता है उसमें जरूरी सुधार करना। ये राज्य से लेकर जिला स्तर तक किए जा रहा है, ये भी इसमें शामिल है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसको आशा बोलते हैं हम लोग, है ना। फुल फॉर्म क्या है इसका, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे संक्षेप में आशा भी कहते हैं, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना से संबंधित एक कार्यकर्त्री होती है, यानी कि ये कार्य करने का एक एक्टिविस्ट होती है, जिसका जो प्रावधान है वो परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया जननी सुरक्षा योजना के संबंध में, है ना, बहुत सारी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु। इसका कार्य क्या होता है, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना। बहुत सारी इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि खास करके गरीब महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और रोगी महिलाएं और बच्चे, इनको केंद्र में रख कर के योजनाएं लाई गई है और उनका लाभ मिल सके, इसलिए ये कार्यकर्ता के इस पद का सृजन किया गया है, इसकी व्यवस्था की गई है। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं, इसके माध्यम से ये भी जो है आशा के माध्यम से ये योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। और अभी हमने देखा कि आशा जो होती है वो ग्रामीण आशा भी होती है और शहरी आशा भी होती है। स्थानीय महिला होती है वो जो वहीं की लोकल रहने वाली होती है। मुख्यतः 8 प्रकार के कार्य के रूप में इसके कार्य को वर्णित किया गया है। देखिए क्या क्या करना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करने में भागीदारी देना, स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार के लिए विचार विमर्श करना, स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क एवं सहयोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ तालमेल रखना, एएनएम के साथ तालमेल। एएनएम आशा के पर्यवेक्षक और प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती है, यानी आशा को कौन उसके लिए इंस्पेक्शन करता है और कौन उसको ट्रेनिंग देता है, तो एएनएम होता है, ये भी एक पद होती है। और एएनएम जो होती है वो क्या क्या कार्य करती है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। परामर्श देना, यानी अपने कार्य क्षेत्र में समुदाय को विभिन्न बिंदुओं पर जन स्वास्थ्य क्रियाकलापों की जानकारी तथा परामर्श देने का जो काम करती है वो भी आशा के उत्तरदायित्वों का भाग होता है, जिससे समुदाय के स्वास्थ्य मानकों का विकास हो सके, यानी कि इसे स्टैंडर्ड बनाए जा सकें एक कम्युनिटी में कि इन यदि फैसिलिटीज़ को हमने क्रिएट कर लिया या इन स्वास्थ्य सेवाओं को हमने व्यवस्थित कर लिया तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं उनमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। स्वच्छता एवं सफाई के संबंध में गुणात्मक जानकारी देना। अभी आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण चल रहा है और यहाँ पर भी आशा कार्यकर्ता का बड़ा महत्व होता है, ताकि वो स्थानीय, क्योंकि वो स्थानीय रहवासी होती है और वहाँ की महिलाओं से उसकी अच्छी जान पहचान होती है, तो वो कैसे हम लाइफ ऑफ क्वालिटी जो है उसको अच्छे से सुधार सकते हैं उसके बारे में भी लोगों को अवेयर कर सकती है। पोषण एवं संतुलित आहार के संबंध में भी परामर्श देने का काम करती है, क्योंकि कुपोषण जैसी समस्याओं का निराकरण करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करना। अब देखिए बहुत जगह पर आशाओं का ये भी काम है कि किसी गांव में कोई पुरुष है, महिला है, बच्चा है, उसको शारीरिक रूप से यदि वो ज़्यादा रुग्ण है, अधिक रुग्ण है, यानी कि ज़्यादा गंभीर रोग है, तो उसको चिकित्सालय तक पहुंचाने का काम भी करती है। वो किसी भी गर्भवती महिला, नवजात शिशु को जटिलता की स्थिति में प्रथम संदर्भन इकाई ले जाना, यानी कि जो सबसे पहली यूनिट मिलेगी जो भी हो वहाँ पर, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर उसको लेकर जाना। जब ये लेकर जाती तो पुरस्कार स्वरूप उसको कुछ राशि भी प्राप्त होती है, ये भी आपको पता होगा। प्राथमिक चिकित्सकीय देखभाल करना। उचित और कारगर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आशा के कार्य और दायित्वों का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि ये प्राइमरी जो फर्स्ट एड हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वो भी प्रोवाइड करती है अपने स्तर पे। प्राथमिक चिकित्सकीय देखभाल के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कार्य वो कर सकती है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डिपो होल्डर,
यानी कि गांव में सामान्य स्वास्थ्य सामग्री वो प्रोवाइड करना। आशा को दवा किट के माध्यम से विभिन्न दवाइयाँ एवं सामग्री दी जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों के लिए दी जाने वाली दवाएं जैसे ORS का घोल, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, पैरासीटामोल गोलियां, कॉन्डोम्स इत्यादि शामिल होते हैं। आशा इन दवाओं से इलाज कर सकती है, उसे इसका प्रशिक्षण दिया गया है। दवाएं समाप्त होने पर वह आंगनवाड़ी के माध्यम से और दवाएं भी प्राप्त कर सकती है। यानी कि यहाँ आपको एक सिस्टम बताया जा रहा है कि किस तरीके से आशा कार्यकर्ता कार्य करती है ग्रामीण क्षेत्र में। रिकॉर्ड रखना और पंजीकरण करना, यानी कि अपने क्षेत्र में 14 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत में हर जीवित जन्म का पंजीकरण वो करवाती है, जन्म होने के 14 दिन के अंदर अंदर, है ना। हर जो भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी मृत्यु घटित हो रही है या मातृ मृत्यु दर हो रही है या मृत जन्म हो रहा है, उस 7 दिन के अंदर अंदर, है ना, यहाँ ये 7 लिखा हुआ है, ऐसे कर लीजिएगा इसको, 7 दिनों के अंदर अंदर उसका भी रजिस्ट्रेशन करना और अपने काम का जितना भी कार्य वो कर रही है उसकी पूरी की पूरी एंट्री करते रहना, ब्यौरा रखना, उसका पूरा रजिस्टर्ड करते रहना उसको, ये भी उसका काम होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है। ये प्रश्न पहले आ चुका है, 5 अंकों में ये प्रश्न फिर पूछा जा सकता है। तो क्या होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर बड़े कस्बों में होते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि कहाँ स्थित होते हैं। हमने देखा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोटे गाँवों में होते हैं, लेकिन ये बड़े कस्बों में होते हैं। यानी कि कस्बा एक ऐसा समुदाय होता है जो गांव भी नहीं है लेकिन शहर भी नहीं है, वो शहर की तरफ बढ़ रहा है, शहर बनने की तरफ अग्रसर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं देने के साथ साथ, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिया जाता है उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ लोगों के उपचार के लिए 30 बिस्तर होते हैं। आप देखेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4-5 बिस्तर की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर 30 बिस्तर की व्यवस्था होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में यहाँ डॉक्टर व प्रशिक्षित नर्सों की संख्या अधिक होती है और ये महिलाएं व बच्चों के लिए विशेष सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि खून की जांच करना, पेशाब की जांच करना आदि। बहुत सारी जांचें यहाँ अवेलेबल होती है। तथापि यहाँ भीड़ भाड़ होने व डॉक्टरों व नर्सों को अपने रोगियों को ठीक से ना जानने की संभावना रहती है, यानी कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या को ये कवर करने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ पर हो जाती है। दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष उपकरणों से सज्जित प्रयोगशालाएं भी होती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पर लैब्स होती हैं। इन प्रयोगशालाओं में जैसे आप एक्सरे हो सकता है, सोनोग्राफी हो सकती है, पैथोलॉजी हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ होती है, जो रोग का कारण जानने के लिए परीक्षण भी कर सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो रोग है उसका कारण क्या है ये जान लिया जाए। अब और अस्पताल होते हैं, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनको जिला अस्पताल कहते हैं। देखिए जिला अस्पताल है ना, ये थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा। जिला अस्पताल कहाँ पे होते हैं? तो आमतौर पर बड़े कस्बों या शहरों में होते हैं और काफ़ी महंगे हो सकते हैं। इनमें काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्स होते हैं और गंभीर रोगों के उपचार के लिए विशेष उपकरण होते हैं, यानी कि यहाँ पर ICU जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी विशेष अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो उसी प्रकार के रोगों का उपचार करता है। ये विशेष अस्पताल जो होते हैं, जैसे कि हड्डी रोग विशेषज्ञ अलग होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ अलग होता है। एक महिला को इन सब के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है, कोई ऐसे समस्या जिसका कहीं और उपचार संभव नहीं है। प्रसव या गर्भपात की जटिलताएं होती है, फेलोशियन नलिकाओं में गर्भधारण जैसी आपात स्थितियां, ऑपरेशन की आवश्यकता वाली स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि ये महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा की प्रासंगिकता क्या है? तो अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक हित में है और समाज के वंचित वर्गों के लिए लाभकारी है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नए डॉक्टर बनते हैं, नए जो MBBS होंगे, उनको परमानेंटली गाँव में कुछ समय के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं और इसके लिए उनके लिए कानूनन भी प्रावधान किया गया। लेकिन इस अनिवार्य प्रावधान को मानने से कई सारे शहरों में डॉक्टरों ने इनकार भी कर दिया, बहुत सारी हड़तालें वगैरह भी हुई थी। तो वो इशू है यहाँ पे कि अनिवार्य सेवा सार्वजनिक हित में है, यानी कि अगर आप वहाँ पर कंपलसरी सर्विस देते हैं तो इससे समुदाय का, जनता का हित होगा और समाज के वंचित वर्गों के लिए ये लाभकारी होगा। चूँकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिए अत्यधिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता भी पड़ती है, जबकि छात्रों से ली जाने वाली फीस निजी कॉलेजों की तुलना में बहुत कम होती है। इसके कारण क्या होता है आगे देखते हैं। बहुत से होनहार चिकित्सक देश से शिक्षा प्राप्त कर अच्छे करियर के लिए विदेशों में चले जाते हैं, ये भी देखने में आता है।
इस तरीके के प्रावधान से ऐसे चिकित्सकों की क्षमता और ज्ञान का लाभ देश के नागरिकों को मिल पाएगा। यानी सरकार की ये सोच है कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यदि उनको गांव में, शहरों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है तो गांव में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन गांव में अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलने के कारण, बहुत सारी समस्याएं होने के कारण जो जूनियर डॉक्टर है वो जाना पसंद नहीं करते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समाज के वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी अनिवार्य ग्रामीण सेवा प्रासंगिक है और ये बात जीने के अधिकार में शामिल है। ये संवैधानिक पक्ष है इसका। इस कदम से देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा मानव विकास सूचकांक में भी भारत की स्थिति बेहतर हो सकेगी। यानी कि हमारा जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी भारत की दशा सुधर सकती है। हालांकि डॉक्टरों हेतु अनिवार्य ग्रामीण सेवा का भी चिकित्सकीय वर्ग द्वारा निम्न आधारों पर विरोध किया जाता। मैं बता चुका हूं आपको, फिर से देख लेते हैं एक बार कि ये उनके मानवाधिकारों का हनन है कि उनको कहां पर काम करना है ये वो खुद तय करेंगे। यह बंधुआ मजदूरी जैसा प्रतीत होता है जो कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी कि यहाँ जबरदस्ती वाली बात दिखाई दे रही है उनको। ये शर्तें उनके करियर में बाधा भी उत्पन्न करती हैं, जो कि अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार के विरुद्ध है। क्योंकि अनुच्छेद 19(6) जो है वो ये बताता है कि आप अपने पसंद का रोजगार चुन सकते हैं और अपने हिसाब से आप कार्य कर सकते हो, तो संविधान के भी विरुद्ध माना जाता है। और यहाँ अनुच्छेद 21 में उनके जीने के तरीके के अधिकार का भी उल्लंघन प्रतीत होता है अनुच्छेद 21 के अनुसार। अब भारत की स्वास्थ्य नीति 2017 जिस पर कि प्रश्न आ भी चुका है और वापस से भी आ सकते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सबसे नवीनतम जो हेल्थ पॉलिसी है, जो सबसे लेटेस्ट जो स्वास्थ्य नीति है वो यही है 2017 की। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लागू होने के 15 वर्ष पश्चात गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ के 15 केयर हैं इसके अंदर, सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया था। क्या इसमें शामिल है, बात करते हैं। इस नीति के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, तो इसके तहत अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक जन स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा, जो मौजूदा 1% के स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अभी तक हमारे यहाँ पर बजट के माध्यम से GDP का 1% ही केवल हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए खर्च किया जाता था और इसी कारण खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य जो सेवाओं का स्तर है वो काफ़ी निम्न बना हुआ है दोस्तों। इसमें सुधार करते हुए इसको 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के साथ साथ सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया कराने पर भी जोर दिया गया है। यानी कि जो भी सार्वजनिक अस्पताल है यानी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट पकड़ लीजिए, देखिए याद कर लीजिए यहीं कहीं कि 5 वर्षों के अंदर अंदर जो है वो GDP का 2.5% तक खर्च करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बजट में। नंबर 2 कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ, 2017 तक कालाजार का उन्मूलन, फाइलेरिया का भी उन्मूलन, 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा, 2025 तक TB, इनका उन्मूलन यानी कि बहुत सारे रोगों के उन्मूलन के लिए भी यहाँ पर वर्क प्लान तैयार किया है, कार्य योजना तैयार की गई है। आगे बात करते हैं हृदय वाहिका रोग यानी कि जो हृदय रोग होते हैं, मधुमेह या श्वास संबंधी रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को साल 2025 तक घटाकर 25% करने का, क्योंकि इन असंक्रामक या परंपरागत जो रोग हैं इनकी वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होती है भारत में प्रतिवर्ष, और 2025 तक इस आंकड़े को घटा के 25% तक कम करना है वर्तमान से। एवं गैर संक्रामक रोगों की उभरती चुनौतियों से भी निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है। नई नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक प्रमुख रोगों के प्रसार तथा उनके रुझान को मापने के लिए अशक्तता समायोजित आयु वर्ष यानी कि जिसको हम डेली के नाम से जानते हैं, एक सूचकांक को भी बनाया जाएगा और इससे नियमित निगरानी की जाएगी। नई स्वास्थ्य नीति में वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता घटाने के लिए, दृष्टिहीनता यानी कि जो अंधत्व होता है और उसके रोगियों के वर्तमान स्तर को घटाकर 1/3 करने का प्रस्ताव किया गया है ना, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह सारी चीज़ें इसमें। जीवन प्रत्याशा जो है जो वर्तमान में 2011 के अनुसार 68.7 वर्ष, इसको 2025 तक 70 साल तक करने का इसमें लक्ष्य है। अकाल मृत्यु को भी 25% तक कम करना। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक
कम करके 23/1000 का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28/1000 2019 तक का लक्ष्य इसमें रखा गया था कि शिशु मृत्यु दर को 2019 तक 28/1000 तक सीमित करना है। 2025 तक कुल प्रजनन दर, जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेशो बोलते हैं, इसको 2.1 के स्तर पर लेकर आना है। वर्ष 2020 तक हर व्यक्ति तक स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इसमें लक्ष्य है। चिकित्सा बहुलवाद, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँच सके, उस बात को प्रोत्साहित करना। वर्ष 2025 तक यह सुनिश्चित करना कि 90% नवजातों को 1 वर्ष के होने तक प्रतिरक्षित कर दिया जाएगा, यानी कि 100% उनको जो मिशन इंद्रधनुष के जो टीके हैं उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य बिंदु थे। अब हम इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत स्कूल कार्यक्रम या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको SHP के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत की थी। SHP स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, यानी कि इससे हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को सुधार सकते हैं, जो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करता है। यानी कि यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनके स्वास्थ्य की निगरानी की बात है। इसका उद्देश्य देखिएगा, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रखना है। SHP के तहत कुल 11 विषयों की पहचान की गई है, मतलब कुल 11 इसमें ऐसे मानक रखे गए जिसके आधार पर प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम और ये ऐसे कुछ 11 स्टैंडर्ड है जिनके आधार पर बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और बच्चों के स्वास्थ्य में उन्नयन करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का अनुसरण करते हुए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम और इनको भी क्रियान्वित किया जाएगा। जो 2005 में ये कार्यक्रम आए थे इनको भी इस प्रोग्राम में जोड़ दिया गया है। भारत सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के स्कूली बच्चों को चिकित्सा जांच के महत्व पर जोर दिया है। आपने देखा होगा स्कूलों में बच्चों की सब जांचें होती हैं, उनका वैक्सीनेशन भी होता है, टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन भी उनको लगते हैं। स्कूल हेल्थ ग्रोथ गतिविधियों को देश के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल है। अब इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं इस SHP के? तो स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी देना। देखिए आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लगभग सेम उद्देश्य इनके दिखाई दे रहे हैं। जानकारी देना, स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना, कुपोषण को कम करना, एनीमिया को रोकना, उनकी पहचान करना, है ना, और उनका इलाज करना पहचान करने के बाद। बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। स्कूलों में सुरक्षित पेयजल की बात करना, ये आप देख सकते हो, है ना, क्योंकि बच्चे वहाँ पर रहते पानी भी पीते, तो उसको बढ़ावा देना, है ना। योग और ध्यान को भी शामिल करना, बढ़ावा देना उनकी लाइफ स्टाइल में। इसके अलावा है किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, इसको भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सकारात्मक एवं उत्तरदायी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए सटीक आयु उपयुक्त, यानी कि उनकी आयु के अनुसार तथा सांस्कृतिक दृष्टि से संबंधित सूचना, स्वस्थ मनोवृत्ति तथा कौशल विकसित करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्यक्रम ये किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम है, जो टीनेजर्स को ध्यान में रखते हुए खास करके बनाया गया है। तो इसमें इसका जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम का समन्वय करने की जो जिम्मेदारी है वो NCERT, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा इसका क्रियान्वयन होने वाला है बच्चों। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुरूप युवाओं के समग्र विकास की दिशा में ये कार्य करता है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या होता है? देखिए इसका बिल्कुल सरल शब्दों में समझा देता हूं। देश में रहने वाले सभी लोगों और समुदायों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुंच हो, यानी कि जो एक सरकार का नारा है ना, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य,
सबके लिए स्वास्थ्य इस चीज़ को पूरा किया जा सके। इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का उद्देश्य लोगों की जाति, धर्म, लिंग, आय स्तर, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना, यानी इन आधारों पर कोई भेदभाव ना करते हुए सभी की वहनीय यानी कि अफोर्डेबल, जितना वो खर्च कर सकें, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण यानी अच्छी क्वालिटी की, और यथोचित यानी जहाँ तक संभव हो सके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास देखभाल शामिल है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक होगा। क्यों उत्प्रेरक होगा? क्योंकि ये बढ़ावा देगा। यदि सबकी हेल्थ फैसिलिटीज़ एक जैसी होंगी तो समाज में सामाजिक आर्थिक जो विभेद है उसको कम करने में, उसको पाटने में मदद मिलेगी। साथ ही समता, सामाजिक न्याय और समावेशी आर्थिक विकास के लिए भी ये आवश्यक है। यूएचसी स्वास्थ्य के मानव अधिकार के साथ साथ व्यापक मानवाधिकार एजेंडे का भी संरक्षक है, यानी कि स्वास्थ्य को इसने मानव अधिकार के रूप में यहाँ पर प्रसारित करने का काम किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रणाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव है। पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर उन्मुख स्वास्थ्य प्रणाली गुणवत्तापूर्ण, व्यापक, निरंतर, समन्वित, वे केंद्रित यानी कि जनता पर केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। यानी कि इसका कुल मिलाकर के इतना निकलता है, मतलब कि ये सारी की सारी जो प्रणाली है वो इंटीग्रेटेड रूप से जनता तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भलीभांति पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। लेकिन इसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या बाधाएं सब तक, सबके लिए हेल्थ कवर बराबर पहुंचाने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में क्या क्या बाधाएं देखने को मिलेंगी? तो अवसंरचनात्मक और बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता, यानी कि आप शहरों में या उच्च आय वर्ग के निवासियों को आप अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकते हो, लेकिन गाँव में ये उपलब्ध नहीं, क्योंकि गाँव में अच्छा अस्पताल ही नहीं है। स्वास्थ्य खर्च में आउट ऑफ पॉकेट व्यय का अधिक होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ेगा। तो जिसके पास में आय है वो तो खर्च कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो उससे वंचित हो सकता है। जैसे में यूनिवर्सल हेल्थ केयर में या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में एक बहुत बड़ी बाधा है दक्ष एवं योग्य मानव संसाधन की कमी और इनकी अकुशल तैनाती, यानी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह कोई भी नहीं है, जिससे भी इस मामले में बाधा आती है। अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं और चिकित्सा उत्पादों का महंगा होना एवं उपलब्धता नहीं होना, डिजिटल स्वास्थ्य एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों के तक पहुंच का अभाव, ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी अलग अलग मिशन चल रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग 20 तक के पेपर देखेंगे जो मेंस में आ चुके हैं, तो खास करके पेपर सेकंड के पार्ट बी में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ चुका है और वापस भी आने की संभावना है। तो बड़ी गंभीरता से आप इसको बार बार रिपीट कर करके देखिए और इन फाइलों को स्टोर कर लीजिए। चाहें तो आप इनको और अपडेट कर सकते हैं। जब आप मेंस लिखेंगे तब तक के करंट अफेयर्स इसको अपडेट करते हुए यदि लिखेंगे तो और अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि ये हर कोई नहीं लिख सकता इसको जितना ज़्यादा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग संपादक की पेजेस ज़रूर पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर और न्यूज़ की जो डिबेट है, खास करके सनसेट टीवी, वो आप ज़रूर उससे जुड़े रहें, तो नए नए आंकड़े, नए नए तथ्य आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए जीएलसी के साथ, पढ़ते रहिए। ईश्वर आप सभी को सफलता प्रदान करे। जय हिंद।